चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप इस समय काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल रंगमंच पर हैं। मेरे साथ मेरा नाम चंदू जैन है और प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पीजीटी एग्जाम, चाहे वह यूपी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश वर्ग एक की परीक्षा हो, मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा की तैयारी कर रहे हों, यह सभी राज्यों की पीजीटी इतिहास विषय के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह क्लास इस समय आप काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वैसे यह क्लास काव्य क्लासेस कोटा के ऐप पर लाइव है। चूंकि यह क्लास आज यूट्यूब पर भी लाइव है, इसीलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यह क्लास केवीएस, एनवीएस, DSSB पीजीटी एग्जाम के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं इतिहास विषय का विद्यार्थी हूं और आपके सामने पीजीटी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में। हमने इसके पहली क्लास में मौर्य काल को समाप्त किया, उसका टेस्ट हमने आयोजित किया और उसमें आप सब ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। यह एक बहुत अच्छा पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब हम मौर्य काल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद का हमारा एक टॉपिक जो होता है वह टॉपिक कहलाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। देखिए, मौर्योत्तर काल का एक परिचय मैं आप सबके सामने साझा करूंगा कि क्या है मौर्योत्तर काल, कैसे है मौर्योत्तर काल। भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने अपना मत प्रकट किया है कि यह एक तरह से अंध युग था। इट वॉज अ डार्क एज। लेकिन वास्तविकता में यह भारत के वाणिज्य व्यापार का काल था। यह काल एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक सम्मिलन का काल था, जिसमें भारत में दो प्रकार के राजवंश शासन करते हैं। एक तो देसी राजवंश शासन करते हैं और एक विदेशी राजवंश शासन करते हैं। उनके बारे में हम चर्चा अभी थोड़ी देर बाद आपके बीच में करने वाले। मैं अपनी क्लास की शुरुआत या अपने टॉपिक की शुरुआत जो है उस टॉपिक के परिचय के साथ करता हूं कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातों को समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार जब हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल है क्या। यह बात आप सबके दिमाग में आनी चाहिए और हमें इस काल के अंतर्गत जो है वह पढ़ना क्या क्या है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरे, जब तक हमारे पास एक लक्ष्य ही निश्चित नहीं होगा तब तक हम क्या बात कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य हमारे पास होना चाहिए कि हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय मूल रूप से है क्या। तो सबसे पहले हम मौर्योत्तर काल के एक परिचय के बारे में बात करते हैं कि क्या है मौर्योत्तर काल। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो मौर्य काल के राजवंशों पर बात करना चाहते हैं। ठीक है। राजवंश मूल रूप से इस समय दो प्रकार के हुए। एक तो वह राजवंश हुए जो भारत में भारतीय थे, ठीक है, और एक वह राजवंश जो विदेशी थे। इनकी चर्चा हम आपके साथ में करने की इच्छा रखते हैं। भारतीय राजवंशों में कुछ राजवंशों का नाम आता है, जैसे सुंग राजवंश, कण्व राजवंश, मेरे प्यारे साथियों आंध्र सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश। वहीं विदेशी राजवंशों में अगर बात करते हैं तो इंडो ग्रीक का नाम आता है, जिसे हम इंद यूनानी राजा कहते हैं। पल्लव और पार्थियन का नाम आता है, कुषाणों का नाम आता है, शक क्षत्रप का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनकी चर्चा करते हैं। फिर भारतीयों को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सर उत्तर भारत के राजवंश। क्या ये बात क्लियर हो गई? और एक होता है दक्षिणी भारत में शासन करने वाले राजवंश। इसके अलावा जब हम मौर्योत्तर काल में और आगे बढ़ते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि मूल रूप से मौर्योत्तर काल क्या था। इतिहासकारों के दृष्टिकोण से एक अंध युग था, लेकिन यह अंध युग नहीं था। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वह वर्ग होता है जो कि किसी भी बिंदु के प्रति अपने आप को बहुत नकारात्मक रखता है। एक दूसरा वह वर्ग होता है जो किसी भी बिंदु के प्रति अपने आप को बहुत सकारात्मक रखता है। तो हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि साहब मौर्योत्तर काल एक अंध युग था जो गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में था। जिस प्रकार कर्नल जेम्स टोड भारत की राजस्थान के इतिहास का परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहता है वह कि अगर राणा सांगा
और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास एक अलग इतिहास होता। ये मैं नहीं कह रहा, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा है। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक बातें कुछ इतिहासकार करते हैं कि साहब मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में मौर्योत्तर काल नहीं होता तो इतिहास कुछ और होता। ये सब दकियानूसी बातें हो जाती है जो इतिहास में अपना महत्व स्थान नहीं रखती है। क्लियर हो गई बात। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। इसके संदर्भ में सारी बातें करेंगे, क्या क्या आयात निर्यात हुआ करता था, भारत में किस प्रकार जो है वह बंदरगाहों का विकास हुआ और उन बंदरगाहों के माध्यम से किस प्रकार विदेशी व्यापार हुआ करता था, विदेशी लेखकों ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल में कुछ शानदार साहित्य लिखा गया है, तो जब हम राजवंश पढ़ेंगे उन राजवंशों के साथ ही साहित्य की चर्चा करते हुए बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर होगी? जैसे शुंग राजवंश पढ़ेंगे तो पतंजलि के बारे में बात कर लेंगे, पतंजलि ने जो किताबें लिखी हैं उनकी चर्चा कर लेंगे, पतंजलि के जीवन के बारे में बात कर लेंगे, उनके दर्शन के बारे में चर्चा हम आपके बीच में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या था, मौर्य काल में राजकीय प्रशासन क्या था, राज्यों का प्रशासन क्या था, स्थानीय प्रशासन क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त अर्थव्यवस्था की। क्या क्या सिक्के यहाँ पर चला करते थे, क्लियर हो गई बात। जब हम सातवाहन पढ़ेंगे तो भूमि अनुदान की प्रथा के बारे में बात करेंगे तो वह हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख लेते हैं। सिक्कों की जानकारी यहाँ पर रख लेंगे, राजस्व व्यवस्था के बारे में बात कर लेंगे, भूमि कर धार्मिक करों के बारे में हम यहाँ पर बात करने की इच्छा रखते हैं। और अंतिम बिंदु जब हम बात करते हैं तो इसमें पढ़ते हैं धर्म, कि इस समय का धर्म जो है वह क्या था, किस तरह का धर्म था और किस तरह का यहाँ पर समाज था। इसकी भी हमने चर्चा जब राजवंश पढ़ते चलेंगे तो साथ में ही करेंगे। जैसे जब हम पुष्यमित्र शुंग पढ़ते हैं तो उसकी ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण सहयोगी नीति और बौद्ध विरोधी नीति के बारे में बात करेंगे। जब हम भागभद्र के बारे में चर्चा करेंगे जो शुंग वंश का नवा राजा हुआ है तो उसके समय में हेलियोडोरस के द्वारा बेसनगर अभिलेख लिखवाया गया, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हमें समग्र रूप में इन बिंदुओं पर बात करनी है, इन मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करनी है। मुझे बता दीजिए। तो ये है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले परिचय, फिर राजवंशों के बारे में, व्यापार वाणिज्य, साहित्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म और समाज। क्लियर हो गई? चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए कि भारत के इतिहास में यह जो मौर्योत्तर काल रहा है यह कब से कब तक का काल माना जाता है। ठीक है, तो इतिहासकार कहते हैं कि साहब मूल रूप से मोटा मोटी 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी का जो यह काल है इसे हम कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल की संज्ञा दे सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या इस इतिहास के संदर्भ में कि एक तरफ मौर्य काल का पतन हुआ और दूसरी तरफ गुप्त काल की स्थापना हुई, इन दोनों के बीच का जो काल है यह मौर्योत्तर काल माना जा सकता है। समझिएगा, एक तरफ तो क्या हो रहा है, एक तरफ आपके लिए मौर्य काल का पतन हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा गुप्त काल की स्थापना, गुप्त काल की स्थापना। और इन दोनों के बीच का जो यह काल है यही काल क्या कहलाता है, तो यही काल हमारे लिए जाना जाता है मौर्योत्तर काल के नाम से। क्लियर हो गई बात? यह बात याद रखना, ठीक है। अब मौर्योत्तर काल के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि साहब इस समय कोई बहुत बड़े राजवंश नहीं थे, छोटे छोटे राजतंत्र भारत में स्थापित होते हैं जिनमें अधिकतर समय विदेशी राजतंत्रों का रहता है। कहीं इतिहासकार इसे अंध युग की संज्ञा देते हैं क्योंकि इस काल में कोई बहुत बड़ा राजवंश हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन राजवंश की क्षमता का निर्धारण उसके एक लंबे टाइम पीरियड के आधार पर नहीं देखा जा सकता, उसके द्वारा
किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर राजवंश का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वास्तविकता में यह भारत के वाणिज्य व्यापार का काल था। यह काल समृद्ध अर्थव्यवस्था और एक सांस्कृतिक सम्मिलन का काल माना जाता है। तो आइए कुछ बातें यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। मौर्योत्तर काल के बारे में क्या कहा जाता है कि साहब यह छोटे राजवंशों का काल था, छोटे राजवंशों का काल था जिनमें अधिकतर विदेशी राजतंत्र थे, विदेशी राजवंश थे जिनमें क्या थे, विदेशी राजवंश हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे, कुछ इतिहासकारों ने इसे अंध युग, अंध युग का तात्पर्य क्या होता है, डार्क एज। अब ये डार्क एज क्यों कहा गया? डार्क एज कहा गया क्योंकि इस समय कोई साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई। ठीक है ना, राजवंश जो थे वो छोटे छोटे अपने क्षेत्रों तक सीमित थे, इसीलिए इसे अंधकार का नाम दिया गया। लेकिन वास्तविकता में यह क्या था? कुछ इतिहासकारों ने इसे अंध युग कहा, लेकिन वास्तविकता में यह एक व्यापार वाणिज्य व सांस्कृतिक सम्मिलन का काल था। अब यहां पर आपके मन में कुछ प्रश्न आना चाहिए कि सर यह सांस्कृतिक सम्मिलन का काल जो है वह कैसे था, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करिए। अब हमने इनको कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके कुछ बिंदु जो है वह स्वतः क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर एक बात आया है, सांस्कृतिक सम्मिलन क्या होता है। देखिए सांस्कृतिक सम्मिलन का तात्पर्य क्या होता है, जब विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो भारतीयों ने उनकी संस्कृति को अपनाया और उन विदेशियों ने भारतीयों की संस्कृति को अपनाया। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान किया, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि साहब यह सांस्कृतिक सम्मिलन का एक काल माना जाता है। आप याद करिए मेरे प्यारे साथियों, किस तरह से याद करने की कोशिश करिए। जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार, तो वह प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अगर एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति जयपुर में आकर के रहता है तो वह जयपुर के खान पान को अपनाने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा? और वहीं उसके आस पड़ोसी क्या है भाई साहब, उसके जैसे साउथ इंडियन खाना, साउथ इंडियन रहना, उसको अपनाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे। जैसे जयपुर में क्या है साहब, छोले कुलचे मिलते हैं, छोले भटूरे मिलते हैं, कचौरी मिलती है। हाँ हाँ, देखो छोरों के मुंह में पानी आ रखा है। अरे थोड़ी हिम्मत रखा करो जी। खमन, ढोकला, पूड़ी सब्जी, बेडम पूड़ी, मिठाइयाँ, हाँ, घेवर, फीनी, रायतो है मेरे दोस्त। और साउथ इंडिया में क्या बनता है भैया, डोसा, मसाला डोसा, इडली, सांभर, वड़ा है। तो वो क्या करेंगे, अब एक दूसरे के जब परिवारों में बनेंगे तो भाई साहब आदान प्रदान होता है। अब वो व्यक्ति कचौरी खाना शुरू करेगा और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वह डोसा खाना शुरू करेंगे। संस्कृति का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ? उस व्यक्ति ने उत्तर भारतीय संस्कृति अपनाई और उत्तर भारतीय ने दक्षिण भारतीय अपनाई। तो विदेशी राजवंश जब भारत में आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, और जब भारतीय और भारतीयों ने उनकी संस्कृति को अपनाया, उनकी कल्चर को अपनाया। इसीलिए हमने क्या कह दिया, सांस्कृतिक सम्मिलन कह दिया। व्यापार वाणिज्य कैसे, विदेशी जब भारत में आए तो भारत से उन्होंने मसाला, यहाँ की कपास, यहाँ के बहुत अच्छी चीजें जो उत्पादन होती थी उनको अपने यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया था। ठीक है, और वहां से सोना चांदी भारत आने लगा था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य का काल यहाँ पर माना जाता है। क्लियर हो गई?
अब आइए हम जब अगली बात आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखिएगा मौर्योत्तर काल के राजवंश। देखिए बिल्कुल क्लियर कट बात है जी, कोई समस्या वाली चर्चा नहीं है। मौर्योत्तर काल के राजवंश, समझिए बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब हम राजवंशों की चर्चा करते हैं तो हम सामान्य तौर पर इन राजवंशों को दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं देखिएगा। देखिए सब समझिएगा, सबसे पहले आता है भारतीय राजवंश, क्लियर हो गई, और एक आता है जी विदेशी राजवंश। ठीक है, भारतीय राजवंशों को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और ये कौन से दो भाग होते हैं तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में शासन करने वाले उत्तर भारतीय, और एक होते हैं हमारे दक्षिण भारतीय राजवंश। क्लियर, चलिए अगर हम उत्तर भारतीय की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है शुंग राजवंश का नाम, दूसरे स्थान पर आता है कण्व राजवंश का नाम। दक्षिणी भारत की चर्चा करते हैं तो पहले स्थान पर आता है मेरे दोस्त आंध्र सातवाहन, और दूसरे नंबर पे आता है चेदी राजवंश। क्या ये बात क्लियर हो गई? उत्तर भारत में शासन कर रहे थे शुंग और कण्व, और दक्षिणी भारत में शासन कर रहे थे आंध्र सातवाहन और चेदी। वहीं अगर हम विदेशी राजवंशों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है इंडो ग्रीक राजाओं का। इंडो ग्रीक जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिंद यूनानी राजा कहते हैं। मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से कि इन्हें आखिरकार हम हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक क्यों कहते हैं। क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं पल्लव या पार्थियन राजवंशों के बारे में। पल्लव या पार्थियन राजवंश के बारे में। फिर आते हैं कुषाण, आपने नाम जरूर सुना होगा, कनिष्क, और फिर आते हैं मेरे दोस्त कहीं ना कहीं शक क्षत्रप। इनके बारे में हमें यहां पर देखना पड़ेगा। ये हुए हैं हमारे विदेशी राजवंश और ये है भारतीय राजवंश, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय। मित्रों एक बात इसको लिख लीजिए, इसके अलावा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जब भारत में मौर्य काल का पतन हुआ तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया। कौन सी स्थिरता? राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर प्रारंभ हो गया। उस परिस्थिति में क्या हुआ? उस परिस्थिति में उत्तर भारत में साम्राज्य की बागडोर संभाली शुंग राजाओं ने, और दक्षिणी भारत में साम्राज्य की बागडोर संभाली सातवाहन राजाओं ने, और भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, ऐसा इतिहासकार कहते। देखिए वर्तमान में परीक्षा पद्धति पूरी तरह बदल गई है। अब वह पुराने डर्रे के पेपर नहीं आ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा और लगभग 300 सवालों में से, पूरा समग्र रूप में दोनों पेपर में देखें तो लगभग 230 सवाल ऐसे थे जो नए पैटर्न के थे, बिल्कुल नए तरीके के सवाल थे। तो उनको करने के लिए हमें पूरी तरह से नया मापदंड अपनाना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, कोर्स पूरा होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो न तो बहुत ज्यादा हो जाए और न बेहद कम हो जाए। लिखवाने में पूरी किताब लिखवाई जा सकती है, लेकिन वह पढ़िए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। इसीलिए यह कोर्स आपके लिए उपयोगी है। चलिए आगे बात करते हैं, और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुंग राजवंश की। क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हेडिंग डालिएगा, शुंग राजवंश, डेट इज शुंग डायनेस्टी। टॉपिक, पहला राजवंश शुंग
वंश, डेट इज सुंग डायनेस्टी। यह 185 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, या 185 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ और 75 ईसा पूर्व तक रहा। लगभग इतिहासकार बताते हैं 110 से 112 साल तक यह रहा और इस टाइम पीरियड में कुल मिलाकर के 10 राजा हुए, कुल 10 शासक हुए। कितने राजा हुए भैया? 10 राजा हुए। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आपको लग रहा होगा। यह राइटिंग बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई बोस्ट ऑफ रोडोन लिपि के जैसे है, अर्धचित्रात्मक भाव प्रधान लिपि है। लेकिन हाँ, फर्क इतना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक आप लोगों को पढ़ी नहीं गई है, लेकिन आप इस लिपि को पढ़ सकते हैं, तो यह थोड़ा सा आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, चलिए जी। अब जब हम पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ते हैं, एक राजा के बारे में जरूर सुनिएगा, नाम है पुष्यमित्र सुंग। चलिए थोड़ा सा इतिहास सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जब मौर्य काल था, सम्राट अशोक 232 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग देता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसके निर्बल और कमजोर उत्तराधिकारी हुए। उन उत्तराधिकारियों ने एक ठीक समय तक मौर्य साम्राज्य को संभाला, लेकिन 185 ईसा पूर्व में उसका एक उत्तराधिकारी हुआ, नाम था वृहदत्त। वह अंतिम मौर्य राजा था। उसकी हत्या कर देता है उसका सेनापति, नाम होता है पुष्यमित्र सुंग। और यह पुष्यमित्र सुंग अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इसने सुंग राजवंश की स्थापना की। राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है और इसने कभी भी राजा की उपाधि को धारण नहीं किया था। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है, कि पहला सुंग राजा कौन था जिसने राजा की उपाधि को धारण किया था? तो वह पुष्यमित्र सुंग नहीं था। पुष्यमित्र सुंग का बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, उसने राजा की उपाधि को धारण किया। तो मेरे दोस्त, इसके बारे में पहली बात याद रखिएगा, यह क्या है? तो यह है भैया संस्थापक। ठीक है, कहा जाता है 185 ईसा पूर्व में, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, में अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की। देखिए, हमारे यहाँ नोट्स का यह सिस्टम है, मैं आप लोगों को बता दूं। आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं और आप चाहें तो मैं क्लास वाइज पीडीएफ जो है ऐप में उपलब्ध करवा देता हूं। पहले क्लास का वीडियो होता है, उसके बाद उसी क्लास की पीडीएफ होती है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध करवा रखी है, तो यह आप लोगों के लिए ही तो काम कर रखा है। ठीक है, चलिए, इसने राजधानी क्या बनाई? तो भैया राजधानी वही रखी जो मौर्यों की थी, अर्थात पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नगर नियोजन के बारे में हमने आपके साथ बहुत अच्छे से चर्चा की थी नहीं की थी, कि पाटलिपुत्र जो है यह मूल रूप से चारों तरफ लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। 570 सुरक्षा के बुर्ज थे, 64 प्रवेश द्वार थे। ये हमारा राइट और रॉन्ग मुझे जरूर साझा करिएगा। यूनानी साहित्य में पाली ब्रोथा और चीनी साहित्य में पालिन टू कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, अब देखो, पुष्यमित्र सुंग के साथ कुछ विवाद की घोषणाएं जुड़ी हुई रहती है। पुष्यमित्र सुंग के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसकी धार्मिक नीति को लेकर के। पुष्यमित्र सुंग के बारे में कुछ बातें कही जाती है। क्या कही जाती है? कि पुष्यमित्र सुंग ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत सहिष्णुता की नीति का पालन किया। बताओ भाई, कौन सी नीति का पालन किया था? याद रखिएगा, सहिष्णुता की नीति का पालन किया। अब आप सहिष्णुता की नीति क्या होती है? सहिष्णुता की नीति का तात्पर्य होता है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे साथियों, कुछ बौद्ध ग्रंथ ऐसे हैं
वह बौद्ध ग्रंथ इस पुष्यमित्र शुंग को क्या बता देते हैं? बौद्ध विरोधी बता देते हैं। जिनमें हम एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लेते हैं, नाम आता है दिव्या अवधान। क्या नाम आता है? दिव्या अवधान। और एक नाम आता है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ आपको पता होगा, तिब्बती इतिहासकार है। यह दिव्यावधान और लामा तारानाथ के अनुसार यह पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को यह भाई तुड़वा देता है। ये लो भाई साहब, तो इसके ऊपर एक लाछन लगाया गया कि साहब इसने 84,000 स्तूप जो थे उनको तुड़वा दिया। यह ब्राह्मण धर्म का फॉलोवर था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। कहा जाता है इसने सियालकोट, पंजाब में पड़ता है यह, जिसे प्राचीन काल में साकल कहा जाता था। तो एक बार की घटना है कि साहब यह पुष्यमित्र शुंग सियालकोट गया हुआ था। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वहां पर यह दरबार में घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा, मैं उसको 100 दिनार दूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह घोषणा यह कर देता है। तो सियालकोट की घोषणा का संबंध जो है वह भी किससे जुड़ा हुआ है? तो वह बात याद रखना, यह सियालकोट की घोषणा का संबंध पुष्यमित्र शुंग के साथ जुड़ा हुआ है। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में एक विचारधारा निर्मित होनी चाहिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न यह बन सकता है कि सियालकोट की घोषणा का संबंध किससे है? पुष्यमित्र शुंग से है। तो आइए कुछ बातें लिखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी बात हो तो आप पूछ लिया करो, ठीक है ना। क्लास के दौरान अनुमति होती है। कांता, पूजा, अभिनंदन। दीपक, मुकेश बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूजा जी बहुत बढ़िया। रौनक बाबू जुड़े हैं। सरिता है हमारे बीच में, बहुत बढ़िया। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का अभिनंदन। तो फटाफट से कुछ बातें लिख लेते हैं इसके बारे में, तो लिखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, डायरेक्ट लिख लो यार, पुष्यमित्र की धार्मिक नीति। इसने सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया। सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया, लेकिन यह किंतु फिर भी बौद्ध ग्रंथों ने इसे बौद्ध विरोधी बताया। कि भाई यह तो क्या था? एक बौद्ध विरोधी व्यक्ति था। क्या ये बात क्लियर हो गई कि यह कौन था? एक बौद्ध विरोधी था। बौद्ध ग्रंथ, नाम याद रखिएगा, दिव्या अवधान। वह बौद्ध ग्रंथ दिव्या अवधान व तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, दो व्यक्तियों के नाम हमेशा याद रखिएगा। एक तो दिव्या अवधान और एक तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ। यह क्या कहते हैं? इनके अनुसार इस पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 जो बौद्ध स्तूप थे उनको तुड़वा दिया था। के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 बौद्ध
स्तूपों को तुड़वाया। लेकिन मैं एक बात बताऊं मेरे दोस्त, ये बात ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी, हमने लिख दी, लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। पूछो क्यों नहीं करता? जब हम सांची का स्तूप देखते हैं तो सांची के स्तूप में पहले लकड़ी की वेदिका लगी हुई थी। शुंग काल में लकड़ी की वेदिका को हटा करके पत्थर की वेदिका का निर्माण करवाया गया। भरूच का स्तूप जो है उसका पुनः निर्माण शुंग काल में ही हुआ। अगर पुष्यमित्र शुंग, अब यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी रहा होता तो क्या यह 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वाता? नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं तुड़वाता, स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, एक लोगों ने, एक इतिहासकारों ने, एक पर्टिकुलर किताब ने इस संदर्भ में इस तरह की बात कही है तो वो हमें हमारे विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य से लिखना पड़ेगा। Am I right और रॉन्ग? इसीलिए मैंने क्या कहा है कि इसने सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक नीति जो थी उसका पालन किया था। क्लियर हो गई बात? चलिए कुछ और बातें लिख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, सियालकोट में, सियालकोट प्राचीन नाम क्या है इसका? साकल। अब देखो यहीं पर यह चीज क्लियर हो गई आपकी कि बताओ साकल किसका प्राचीन नाम है? सियालकोट में, सियालकोट का। तो सियालकोट में पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की क्या घोषणा करी? जो भी मुझे भिक्षु का सिर लाकर देगा, सिर लाकर देगा, उसे मैं 100 दिनार दूंगा। क्या बात कही इसने? सियालकोट में प्राचीन नाम साकल है। पुष्यमित्र शुंग घोषणा करता है कि जो भी मुझे भिक्षु का सिर ला करके देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। ये हो गई हमारे पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति, जिसके बारे में हमने सवाल किया और जिसके बारे में हमने आपको समझाया कि सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया। दिव्यावधान और तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक के द्वारा बनाए गए 84 स्तूप जो है वह नष्ट करवा दिए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसने घोषणा की, सियालकोट साकल वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, कि जो भी मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा उसे मैं कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों क्या दूंगा? याद रखना, 100 दिनार इनाम में दूंगा। यह डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस राजा ने इस तरह की घोषणा की थी, या किस राजा ने कहा कि जो भी मुझे भिक्षु का सिर ला करके देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा? पुष्यमित्र शुंग ने यह बात कही थी। क्या यह बात क्लियर हो गई? बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ और बातें जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनता है। एक ज्योतिष का ग्रंथ होता है, नाम है गार्गी संहिता। उस गार्गी संहिता में हमें पता चलता है कि पहला यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ और पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित कर दिया था। क्लियर हो गई? चलिए कुछ बातें लिख लेते हैं। ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र का यह ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ क्या नाम है? गार्गी संहिता। के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया। क्लियर हो गई बात? पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? हमें मिलती है गार्गी संहिता में। और गार्गी संहिता क्या है? तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो क्या मैं यह भी कह सकता हूं मेरे प्यारे साथियों कि पुष्यमित्र शुंग की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत गार्गी संहिता भी होते हैं।
पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने ही मेरे दोस्त याद रखिएगा पाणिनि के अष्टाध्याय पर एक महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, पतंजलि के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूं तो इनका जन्म गोनार्ध उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। यह योग सूत्र के रचयिता रहे और योग दर्शन का यह एक आधार ग्रंथ बनता है। तो हमने बात की पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग का मैं चित्र आपको दिखाना भूल गया, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, ऐसे नाराज नहीं होते हैं। ये देखिए सर, ये एक प्रतिमा है, हमें पुष्यमित्र शुंग के समय की है यह, है ना। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो ये चित्र हमें देखने को मिलता है, यह प्रतिमा है। यह पुष्यमित्र शुंग की प्रतिमा है कि शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो है वह कुछ इस तरह का दिखता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के बारे में, तो आइए बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे। जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। अब डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी को छोड़ो यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए कि वहां पर हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमसे इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि पतंजलि किसके समय था, पतंजलि किसके दरबार में था। पुष्यमित्र शुंग के बहुत प्रसिद्ध दरबारी का नाम बताइए, पतंजलि है। पतंजलि का जन्म हुआ था गोरनर्थ, यह गोंडा यूपी में पड़ता है। तो इसके बारे में दो बातें याद रखिएगा। पतंजलि जी जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? गोरनद नाम का एक गांव पड़ता है। क्लियर हो गई? यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। क्लियर हो गई? और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा। मैं महर्षि पतंजलि के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने योग दर्शन का सूत्रपात किया था। इनका एक बहुत अच्छी किताब है योग सूत्र। और यह योग सूत्र जो है, यह योग दर्शन का आधार ग्रंथ है। योग दर्शन का आधार ग्रंथ। क्लियर हो गई? कौन सा है? योग सूत्र है, जिसकी रचना पतंजलि ने की। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इनका जन्म गोरनद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका ग्रंथ होता है योग सूत्र। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में पतंजलि आ चुके हैं, पाणिनि आ चुके हैं। पतंजलि का ग्रंथ महाभाष्य है। क्या ये बात क्लियर हो गई? योग सूत्र है, पाणिनि का अष्टाध्याय है। तो फिर कात्यायन की चर्चा क्यों नहीं कर लेते? भारतीय इतिहास में एक शब्द आता है मुनित्रय। मुनित्रय में तीन महत्वपूर्ण मुनियों को शामिल किया जाता है, पतंजलि को, पाणिनि को और कात्यायन को। कात्यायन ने ग्रंथ लिखा है अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान। तो यहां पर एक नोट करके बात लिखेंगे। पतंजलि प्लस पाणिनि प्लस कात्यायन, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मुनित्रय। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कहा जाता है? मुनित्रय कहा जाता है। पतंजलि का ग्रंथ हमारे पास है, पाणिनि का है। कात्यायन का ग्रंथ मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो याद रखना, इन्होंने किताब लिखी अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान।
पूरा नाम एक साथ याद मत रखो, मैं तरीका बता रहा हूं अभी, है ना। क्या है? अभी धर्म ज्ञान प्रस्थान। ये लीजिए। अब पूरा नाम एक साथ याद नहीं होगा भाई साहब, ऐसा नाम याद कर लो तो जबान पे लखवा आ जाए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या पैरालिसिस आ जाए? तो इसको टुकड़ों में बांटो। अभी धर्म ज्ञान प्रस्थान 4 भागों में याद रखो, अपने आप याद होगा। ये तरीके होते हैं चीजों को पढ़ने के, चीजों को याद रखने के। तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई साहब? मुनि त्रय कहा जाता है। तो इस बिंदु को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये लीजिए सर, मुनि त्रय, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन। कात्यायन की किताब है अभी धर्म ज्ञान प्रस्थान। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। क्लास कैसी लग रही है हमें आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके यूट्यूब पर भी लाइव होने वाली है। आप इस समय काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हैं, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर हैं। और याद रखिए, जो यूट्यूब पर क्लास देखेंगे उनको काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पर हमारे इतिहास विषय का कोर्स आपके लिए है। यह इतिहास विषय का कोर्स KVS, NVS, DSSB, इसके अलावा मेरे दोस्त राजस्थान फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, यूपी, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वर्ग 1 और सभी PGT भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इस कोर्स के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, आपको वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लाइव फ्रॉम वीडियो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो यह बैच है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, जिनकी आप जो हैं वह प्रिंट आउट ले सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर दिया जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज यहां पर प्रदान की जा रही है, और यह सारा मटेरियल जो है केवल और केवल 3,999 रुपए में है, ठीक है। देखो कैसे वीडियो या कोर्स की जो प्राइस है वह 5,000 है हमारी, 1,000 आपके PDF नोट्स की है, 1,000 टेस्ट सीरीज की है, कुल मिलाकर के प्राइस हो जाती है 7,000। लेकिन आप हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं और आप, मैं चाहता हूं कि आपकी नौकरी लगे, तो इसकी प्राइस जो है वह 3,999। हमारी प्यारी ऐप की विद्यार्थी कांता जी कर रही हैं, सर वेरी वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू मैम। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये मैं बता दूं, क्योंकि यह क्लास यूट्यूब पर आने वाली है, इसीलिए बीच में प्रचार प्रसार भी जरूरी है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो 3,999 में यह कोर्स लेने में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मोबाइल नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे खुद के ही व्यक्तिगत नंबर हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोर्स बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कोर्स उपयोगी क्यों है। कोर्स उपयोगी ये इसलिए है क्योंकि कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल अगर कहीं पर मिल सकता है तो वही है। कोर्स मार्केट में कहीं सारे हैं जिनमें अथाह मटेरियल दे रखा है भाई साहब, 15-15 रजिस्टर भर जाते हैं फिर भी कोर्स पूरा नहीं होता है, लिखने लिखते हाथ दर्द करने लग जाते हैं फिर भी कोर्स पूरा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा जीवन में? एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे दोस्त, एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए तैयार किया गया है विशेष रूप से उन फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए जो कम समय में तैयारी कर करके नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि इस जमाने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है। तो यह कोर्स आपके लिए है। कोर्स रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो 8802060952 पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए है, ठीक है। कंप्लीट मटेरियल मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूं, कोई सहायक शिक्षक नहीं होगा। इसके अलावा मैं आगे प्लान करने वाला हूं डाउट क्लियरिंग सेशन का, कि जैसे ही 5-6 अध्याय कंप्लीट हो जाए तो एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे आपके साथ में। उसमें क्या होगा, आपके लिए विशेष तौर पर जो भी शंका समाधान होंगे तो उनको हम यहाँ पर आपके बीच में लेकर के आएंगे और उनको दूर करेंगे। क्लियर हो गई? तो आप डायरेक्ट इस कोर्स को परचेज करिए, बहुत जबरदस्त है। 7,000 रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे, केवल और केवल 3,999 रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई? मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि यह क्लास यूट्यूब पर जाने वाली है, इसीलिए यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं कुछ और बातें आप सभी प्यारे साथियों के साथ में। चलिए, तो ये हो गया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने बात करी थी,
मुनित्रय के बारे में पढ़ा, कुछ और बातें जो आप लोगों के साथ करनी है उनको बारे में समझने की कोशिश करिए। देखिए, कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने, एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था यूपी पीजीटी में कि साहब बताइए वह भारत का राजा कौन था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो धनदेव के अयोध्या लेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये धनदेव कौन है भाई साहब? ये पुष्यमित्र सुंग का वंशज था और अयोध्या का राज्यपाल था। ठीक है, इसके में हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और उनका पुरोहित पतंजलि हुआ करता था। तो आइए कुछ बातें लिख लेते हैं। देखिए सर, पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। पहली बात तो यह कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। आपने रामायण देखी कोरोना के लॉकडाउन में, वहां पे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था, लव कुश ने पकड़ लिया था, लक्ष्मण को भेजा था। एम आई राइट? तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें एक राजा अपनी साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां जहां वह घोड़ा जाता है उसका तात्पर्य होता है कि उस घोड़े के अंतर्गत उस राज्य की सीमा शामिल कर ली जाती है। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो 2 तथ्य पढ़िएगा। पहली जानकारी, धनदेव के अयोध्या लेख से। अब यह धनदेव कौन है? यह पुष्यमित्र सुंग का वंशज वह अयोध्या का राज्यपाल। क्लियर हो गई बात? चलिए, दोनों जो यज्ञ किए गए इनके प्रधान पुरोहित कौन था? तो भैया प्रधान पुरोहित पतंजलि। ठीक है, अब हम पतंजलि के बारे में इतना पढ़ चुके हैं तो भाई साहब पतंजलि कौन थे, कैसे दिखते थे, इनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एक चित्र आपके सामने नजर आ रहा होगा, यह है चित्र पतंजलि का जो हमें गूगल से प्राप्त हुआ है। ये थे पतंजलि। क्लियर हो गई? कुछ ऐसे दिखते थे। यह महान ऋषि रहे हैं और पुष्यमित्र सुंग के समय थे। महाभाष्य नाम का इन्होंने किताब लिखी थी। इन्होंने योग सूत्र लिखा और योग दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। लिख लो। क्लियर? अब मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि इसी पुष्यमित्र सुंग के ही शासनकाल में या शुंग काल में ही मनु ने मनु स्मृति की रचना करी थी। मनु स्मृति बेसिकली एक कानूनी ग्रंथ माना जाता है, तो एक विधि विषयक ग्रंथ है। तो अगली और अंतिम बात, ताकि फिर हम आगे अग्निमित्र की तरफ बढ़ सके, लिखिएगा। शुंग काल में ही मनु ने मनु स्मृति की रचना की। मनु स्मृति मूल रूप से एक विधि विषयक ग्रंथ है। कौन सी किताब है? जिसमें हमें नियमों के बारे में, कानूनी विधानों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमें यहां पर जानकारी मिलती। लिख लीजिए। तो ये क्या चीजें पढ़ी हैं? तो मेरे दोस्त, हमने बात करी है आज पुष्यमित्र सुंग के बारे में। ठीक है,
शुंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनकी चर्चा करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पुष्यमित्र शुंग का ही एक उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा, नाम था अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बात रखी। बात क्या रखी कि साहब पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा राजा था जिसने राजा की उपाधि धारण नहीं करी थी। ठीक है, तो शुंग वंश का पहला राजा कौन था जिसने राजा की पदवी धारण करी? वह था अग्निमित्र। कालिदास ने किताब लिखी, नाम है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, हम सब इस बात को जानते हैं। इसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र शुंग के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। पहले भाई साहब राजा महाराजा जब प्रेम करते थे ना, तो उनको लेखक उनकी महिमा मंडन करते हुए बड़ी बड़ी किताबों में बातें लिख दिया करते थे। तो मालविका अग्निमित्र में विदिशा के शासक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। पहला शुंग राजा था जिसने राजा की उपाधि को धारण किया और यह पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। तो इसके बारे में कुछ बातें। पहली बात, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। दूसरी बात, पहला शुंग शासक जिसने राजा की उपाधि धारण की। जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्नि मित्रम में इसे विदिशा का शासक बताया गया है। क्लियर हो गई? मालविका अग्निमित्र में इसे क्या बताया गया है कि भाई यह कौन था? यह विदिशा का राजा था। क्लियर हो गई बात? चल, बहुत बड़ी, इतनी ही जानकारी है इसके बारे में। कोई बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अग्निमित्र शुंग के बारे में नहीं मिलती है, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, बहुत सुंदर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण राजा हुआ शुंग वंश में भागभद्र। शुंग वंश का यह 9वां शासक था। 10 राजा हुए जिसमें से 9वां शासक भागभद्र है। अब देखो इसके दरबार में क्या घटना घटित हुई, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक राजा भागभद्र। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह बात याद रखिएगा, यह शुंग वंश का नवा राजा था। ठीक है, 9th किंग था यह। डायरेक्ट यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता था पहले। अब तो हालांकि इस तरह की संभावनाएं नहीं है, लेकिन देखो किसी भी प्रकार की संभावना किसी भी परीक्षा में नकारी नहीं जा सकती। इस बात को याद रखिएगा कि शुंग वंश का 9वां राजा कौन था? भागभद्र था। ठीक है, कुछ किताबों में इसे भागदेव कहा गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके दरबार में तक्षशिला में एक यवन राजा रहा था उस समय, नाम था एंटियालकिड्स। क्या नाम था? एंटियालकिड्स। कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। यह अपना राजदूत हेलियोडोरस भेज देता है कि भाई तुम जाओ और विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में जाओ। हेलियोडोरस आया, इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विदिशा के समीप बेस नगर, जिसे पहले बिलसा कहा जाता था,
वहां पर गरुड़ स्तंभ लेख स्थापित करवाया। गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में कहा जाता है, जिसे हम बेसनगर का हेलियोडोरस अभिलेख भी कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख ही प्रमाण है। इसी अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस कहा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए भागभद्र के बारे में जानना उपयोगी बनते हैं। तो समझिएगा कि इसके दरबार में तक्षशिला के यवन राजा, तक्षशिला में उस समय यवन राजा राज किया करता था, नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस आया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक यवन राजदूत हेलियोडोरस का यहां पर आना। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हेलियोडोरस ने क्या किया भाई साहब, तो इसके बारे में याद रखना, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया। देखो यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए, भागवत धर्म का तात्पर्य क्या है। बेसिकली भगवान विष्णु के एक अवतार हुए भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था। तो भगवान कृष्ण जो हैं उनको ही क्या कहा गया है, भागवत कहा गया है, और उन्हीं का एक दूसरा नाम है वासुदेव। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो भागवत धर्म ग्रहण किया। अब चूंकि भागवत धर्म कृष्ण से जुड़ा हुआ है और कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। भागवत धर्म ग्रहण किया और इस भाई ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने हेतु इसने विदिशा के समीप बेसनगर, इसको ही क्या कहते हैं, बिलसा में स्तंभ लेख लगवाया, जिसे बेसनगर स्तंभ लेख हेलियोडोरस का स्तंभ लेख या गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख क्यों कहा जाता है, मैं इसके पीछे आपकी जानकारी देता हूं। गरुड़ लेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का जो वाहन होता है वह गरुड़ होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यह जो तीनों बातें हैं वह एक ही है। तो यह गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में दो तीन बातें यहां पर समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसका चित्र देखिए कि यह दिखता कैसा है। ये देखिए आपके सामने एक चित्र आपको नजर आ रहा होगा। यह चित्र मूल रूप से बेसनगर स्तंभ लेख का है।
कुछ इस तरह का पूरा लंबा चौड़ा लाट है, यह स्तंभ है। लाट को स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए पूरा यह एक खंबा है। और जब हम इस स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों हमें यहाँ पर कुछ लेख देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बेस नगर का स्तंभ। देखो पूरा इतिहास लिख रखा है, खंबे का इतिहास। कभी मौका मिले विदिशा मध्य प्रदेश जाने का तो इसको जरूर देख करके आइएगा, काफी जानकारी आपको देखने को मिलती है। मूल रूप से भागवत धर्म की पहली जानकारी हमें इसी हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में देखने को मिलती है। इसमें हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस कहा गया है। इसमें ही बताया गया है कि दम, दम का मतलब होता आत्म संयम, त्याग और अच्छे कार्य यानी कि अप्रमदा, सत्य कर्तव्य से स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत गजब की बातें इसमें लिखी गई है। ये दोनों ही चित्र जो हैं वह किसके हैं तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह दे रखे हैं बेस नगर स्तंभ लेख। क्लियर हो गई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में कुछ और बातें समझिएगा। देखिए बेस नगर स्तंभ लेख। देखिए पहली बात, भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, कि भाई पहला अभिलेखीय प्रमाण यही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस, शब्द थोड़ा सा याद रखना काफी उपयोगी है, कहा गया है। ठीक है, हेलियोडोरस को क्या कहा गया है? भागवत कहा गया है। और वासुदेव कृष्ण को देव देवस कहा गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी में कहा गया है कि दम आत्म संयम, त्याग और अप्रमदा यानी कि सत्य कर्तव्य से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, यह स्वाभाविक भी है कि अगर हमें अच्छे कार्य करने हैं, अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? अगर हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो भाई साहब मिठाई का त्याग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि नौकरी लग जाए तो काजू कतली मुझे खिला दिया करो, ये बढ़िया रहता है। तो कहते हैं कि दम आत्म संयम रखना चाहिए। बहुत सी बार हमें गुस्सा आता है, हम अपने आप को आत्म संयमित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। दम मारना, मुझे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि थोड़ा दम मार ले भैया, है ना। आत्म संयम, त्याग करो। और अप्रमदा, इसका मतलब होता है अच्छे कार्य से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें उल्लेखित है कि दम, एक शब्द लिख रहा हूं दम। दम का मतलब होता है आत्म संयम, आत्म संयम, दम, त्याग व अप्रमदा। अप्रमदा का मतलब होता है अच्छे कार्य। से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। दम, आत्मसंयम, त्याग
और अप्रमदा यानी कि अच्छे कार्य, इससे क्या किया जा सकता है, स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रश्न डायरेक्ट बन भी सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों कि बताओ हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के 3 मार्ग कौन से हैं। पहला आत्म संयम है जिसे दम कहा गया है, दूसरा त्याग है, और तीसरा अच्छे कार्य है, अच्छे कर्तव्य है, सद कर्तव्य है जिसे अप्रमदा कहा गया है। उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर हो गई होगी। आगे चर्चा करते हैं और अंतिम राजा की बात करते हैं जिसका नाम आता है देवभूति। देखो कुछ नहीं है, देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक है। 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या करी और भारत में कर्ण वंश की स्थापना करी। अंतिम सुंग शासक, ठीक है। 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। बताओ भाई, क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो ये थी महत्वपूर्ण बातें विशेष तौर पर सुंग राजवंश के संदर्भ में। अब थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। मेरी एक बात है, मेरे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वह मुझे बहुत अच्छे से इस बारे में जानते हैं कि मैं प्रत्येक क्लास कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करवाता हूं, और जब दोबारा मुलाकात करता हूं दूसरे दिन तो फिर से रिवीजन करवाता हूं। ये एक अच्छा मैं मान के चलता हूं कि परंपरा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिएगा, परिचय देखा, मौर्योत्तर काल, राजवंश, भारतीय विदेशी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, व्यापार वाणिज्य, साहित्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज, यह पढ़ना होता है। मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का रहा। मौर्य काल का पतन और गुप्त काल की स्थापना के बीच का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। छोटे राजवंशों का काल था, अधिकतर विदेशी राजवंश थे। कुछ इतिहासकारों ने इसे अंध युग, डार्क एज कहा, लेकिन वास्तविकता में यह एक व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक सम्मिलन का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के राजवंशों में भारतीय राजवंश, उत्तर भारतीय सुंग और कर्ण व दक्षिण भारतीय में आंध्र, सातवाहन और चेदी हुए। विदेशी राजवंश इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, पल्लव, पार्थियन, कुषाण, शक और क्षत्रप देखने को मिलते हैं। सुंग वंश कुल 10 शासक हुए जिन्होंने लगभग 110 सालों तक शासन किया। पुष्यमित्र सुंग संस्थापक था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पुष्यमित्र की धार्मिक नीति की बात करते हैं, सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति का पालन किया, किंतु फिर भी बौद्ध ग्रंथों ने इसे बौद्ध विरोधी बताया है। बौद्ध ग्रंथ, तिब्बत दिव्यावधान, तिब्बती लामा तारान, तिब्बती इतिहासकार, यहाँ पर यह शब्द थोड़ा सा मैं भूल गया, आप ऐड कर लीजिएगा। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों का इसने तुड़वा दिया था। कितने स्तूप तुड़वाए? 84,000 स्तूप। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। कौन जानकारी देता है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ। सियालकोट प्राचीन नाम साकल है। इसमें पुष्यमित्र सुंग ने घोषणा की कि जो भी मुझे भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र ने यवनों को पराजित किया। पुष्यमित्र के समकालीन पतंजलि थे जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य लिखा। जन्म गोर्णध उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ और ग्रंथ लिखा योगसूत्र, योग दर्शन का आधार ग्रंथ है। पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन को मुनित्रय कहते हैं। कात्यायन का ग्रंथ अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान होता है। क्लियर? पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इनकी जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या लेख से मिलती है। धनदेव पुष्यमित्र का वंशज था, अयोध्या का राज्यपाल था, प्रधान पुरोहित पतंजलि है। सुंग काल में ही मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी जो विधि विषयक ग्रंथ माना जाता है। अग्निमित्र पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी, पहला सुंग शासक जिसने राजा की उपाधि को धारण किया था, और कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्र में इसे विदिशा का राजा
बताया गया है। भागवत सुंग वंश का 9वां राजा था। दरबारी इसके दरबार में तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत हेलियोडोरस भेजा। यह भागवत धर्म ग्रहण किया। भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने तो उसने बेसनगर भिलसा में एक स्तंभ लेख लगवाया, जिसे बेसनगर स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख कहते हैं। मैंने चित्र आपके सामने बताया, बेसनगर के बारे में पढ़ा। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण। हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस कहा गया है। बताया गया है कि दम, आत्मसंयम, त्याग और अप्रमदा यानी कि अच्छे कार्य से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। देवभूति अंतिम सुंग शासक है। 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या करी और कर्ण वंश की स्थापना करी। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें, विशेष तौर पर सुंग वंश के संदर्भ में। यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना, इतिहास की बात करना सरकारी विद्यालय में, तो आज ही ज्वाइन करिए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा हमारा पेड कोर्स। 3,999 रुपये, बिल्कुल आपने सही सुना है, 3,999 रुपये में मैं आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर उपलब्ध करवा रहा हूं। टेस्ट सीरीज आपको यहां पर उपलब्ध करवा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? पीडीएफ में नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप यहां पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। 5,000 हमारे कोर्स की प्राइस होती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त 1,000 हमारी टेस्ट की प्राइस होती है। इसके अलावा 1,000 हमारे पीडीएफ नोट्स की, टोटल मिलाकर के 7,000 रुपये का यह कोर्स आपको केवल और केवल 3,999 में पड़ रहा है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही हमसे जुड़िए मेरे दोस्त और अपने सपनों को करिए साकार। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कोई भी अनर्गल प्रलाप नहीं किया जाता है, सीधी स्टूडेंट से 1 to 1 का कनेक्शन बना करके रखा जाता है। विद्यार्थी सीमित होते हैं। तो मेरे दोस्त क्या होता है, एक विद्यार्थी अपनी बात रखता है तो उस बात का सुना जाता है। अगर कोई डाउट रखा है तो उसको दूर किया जाता है। सीधा मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 8802060952, ये मेरे नंबर हैं। आप सीधा इसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। याद रखिएगा, कोर्स तो आपको 99 में भी मिल जाएगा, कोर्स आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, 3,000 का मिल जाएगा, 2,900 का मिल जाएगा। लेकिन बात तो क्वालिटी की है, क्योंकि मूंगफलियों में बादाम का स्वाद नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। सिलेक्शन लेना है तो पैसा मत देखिए, सफलता प्राप्त करनी है तो आज ही याद करिएगा, जुड़िएगा काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराइए, आप इतिहास की बात कर रहे थे चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे आपका इंतजार रहेगा अपने पेड कोर्स में, जहां पर डेली क्लास होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, नमस्कार। याद रखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक बार जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।